तो प्रीवियस क्लास में रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बता दिया था। यहां तक नोट्स कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट हो गया? और आप लोगों का पकड़ में आ गया चोरी? आर्यन आपका क्यों? आपका अदनान क्यों? अभय है? चलो यहां तक हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट आ जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हो रहा है तो जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉलिश सरफेस पे, तो ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम मीडियम में, तो इसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ फॉर्म कर रहा है, जो भी आप सरफेस ले रहे हो वो सरफेस प्लेन हो, पॉलिश्ड हो, कोई भी सरफेस हो, कंडीशन रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पे। ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब आई का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। नॉर्मल के साथ इसका कोई एंगल फॉर्म नहीं किया, आई 0। इसी पाथ पे ये रिट्रेस हो गया सेम मीडियम में, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो 0 डिग्री। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस या डेविएशन जो बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? 180 डिग्री। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ते थे मोमेंटम के केस में, मैकेनिक्स में, कि जैसे एक टेनिस बॉल को हमने वॉल पे स्ट्राइक किया और ये रिबाउंड्स हो गया, तो कितना एंगल फॉर्म किया, डेविएशन कितना हुआ उसका? 180 डिग्री का। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। आगे समझ में? तो इसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे। दूसरा कंडीशन ये हो जाए कि जैसे ये सरफेस ऐसा है और ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ और उस कर्व सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड है उसको वो टच करता हुआ, उसके सरफेस पर टच करता हुआ बिल्कुल उसी मीडियम में आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया। इसका मतलब यदि नॉर्मल के साथ उसका एंगल इंसिडेंट रे का देखिएगा तो कितना बनेगा? इसको हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। कितना एंगल बना नॉर्मल के साथ? जल्दी से बताओ। यही नॉर्मल हमारा है। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल क्या बना? 90 डिग्री बना। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका किसी तरह का डेविएशन नहीं हुआ, इसलिए डेविएशन जो बना इसका हम लोग क्या डेविएशन लिखेंगे? 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो उस कंडीशन में याद रखना है कि आई और आर का वैल्यू 90 डिग्री और डेविएशन 0 और 360 डिग्री। फिर बात कर रहे हो यार, कल भी तुम दोनों बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हो।
क्या एकदम हैबिट बना रखा है। हाँ, किसका डेविएशन नहीं हुआ ना। जैसे सिंपली मान लो कि एक टेनिस बॉल को थ्रो किया, वॉल को वो टच करता वो निकल गया, तो डेविएशन तो नहीं हुआ। जो इंसिडेंट लाइन ऑफ एक्शन है वही रिफ्लेक्शन का भी लाइन ऑफ एक्शन रह गया, तो डेविएशन 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। अब रिफ्लेक्शन में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, इसके लिए एक सिंपली रे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहां ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब ये यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता या ये पॉलिश सरफेस नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये एक्सटेंड करो तो यहां तक चला जाएगा, ये एक्सटेंडेड लाइन। अब ये फाइनल पाथ ये है, इनिशियल का एक्सटेंशन ये है, तो इसी एंगल को हम डेविएशन कह रहे हैं। इंसिडेंट का लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दो और जो फाइनल मिला वो रिफ्लेक्टेड रे मिला, तो इंसिडेंट का लाइन और रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। अब यहां पर I प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा फिगर के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा क्या बन गया, 180 माइनस I प्लस आर। अब I और R दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो I और R का वैल्यू सेम हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 2I। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। अब यहां पर हम लोगों ने ये डेविएशन निकाला, तो यदि ये इंसिडेंट का लाइन ऑफ एक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड का, तो ये डेविएशन डेल्टा 1 यहां हम फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 का तो वैल्यू हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 2I। अब यदि हम इधर से एंगल लेंगे तो इसका नाम क्या कह रहे हैं, डेल्टा 2 कह रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना बन गया, 360 डिग्री। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस डेल्टा 1 कितना आ गया, जल्दी से बता दो, 360 माइनस 180, 180 प्लस 2I। आ गया समझ में। तो दोनों तरफ से हम डेविएशन ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, डेविएशन प्रोड्यूस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों निकाल सकते हैं। तो मान लो इसमें बहुत इजी प्रॉब्लम दिया रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग इस रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आ गया, देख लो, एक्सप्रेशन को चेक कर लो, ठीक है। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर, मिरर का फॉर्मेशन कैसे, हम कॉनकेव कहते, कॉन्वेक्स कहते। तो स्फेरिकल शेप में हम हाफ पोर्शन को, कर्व पोर्शन को कट कर देते हैं और आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो वो कॉनकेव बन जाता है, और इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो कॉन्वेक्स बन गए। ठीक, अब यहां पर जो भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस का मतलब यह है कि इस सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाए उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक, यहां पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है।
सेंटर से पोल का डिस्टेंस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि सॉरी सी का वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो कर्व पोर्शन है, इस कर्व पोर्शन का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, इसको हम लोग इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं, और इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग ऑप्टिक्स के टर्म में अपर्चर कहेंगे। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारा अपर्चर का वैल्यू कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगा, अपर्चर लार्जर है तो इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अब ये जो इफेक्टिव डायमीटर है, अब यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, इसको फोकस कह रहे भाई, ये फोकस कहलाता है। ठीक, अब ये जो एंगल फॉर्म करेगा फोकस पे, इस एंगल को यदि अल्फा से रिप्रेजेंट करे तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर कहलाएगा सिंपल अपर्चर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे फोकस होगा और वो एंगल जो बनेगा अपर्चर के साथ या इफेक्टिव डायमीटर के साथ, उसको हम लोग एंगुलर अपर्चर कहेंगे। क्लियर? अब जितने भी पैरामीटर उसको हम लोग एक बार देख लें। तो हमारे पास यहां पर कॉनकेव मिरर ऑलरेडी हम जान रहे हैं, तो थोड़ा सा यूजेस भी जान ले कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज अधिकतर ईएनटी डॉक्टर इसको यूज करता है। ईएनटी जानते हैं ना? ईएनटी का फुल फॉर्म क्या है? आई, आईज, नोज, थ्रोट। इसके जो भाई तुम लोग सिर्फ, अच्छा मेडिकल के कोई नहीं है यहां पर? हाँ देखो, पता ही नहीं आज तक, तो ये सब नहीं सीखा है। नहीं लिखे रहते डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में ईएनटी स्पेशलिस्ट। जैसे आपको ईयर का प्रॉब्लम हो जाए, फूड का प्रॉब्लम हो जाए, आइज का प्रॉब्लम हो जाए, तो आई स्पेशलिस्ट भी लिखते हैं। तो ईएनटी के पास भी जाएंगे तो वो भी वही ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो और दूसरा सुन तो लो, इसे तो पढ़े, तुम तो आर्यन जानते हो सारी चीजें, बस एक बार ब्रीफ कर लेना, तुमको याद तो सब कुछ है। कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं, एक तो ईएनटी डॉक्टर इसको यूज करते हैं, दूसरा सेविंग मिरर में हम लोग यूज करते हैं, और फीमेल तो आप समझते ही हैं, उसी के पास रहती हैं वो। ठीक, बिना उसके तो वो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो उनके लिए कौन सा मिरर यूज होगा? नहीं, कॉनकेव मिरर तो होगा, तो सेविंग मिरर नाम दे दिया, तो उसका नाम क्या होगा? ड्रेसिंग मिरर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर करते हैं? रियर व्यू, जो हमारे साइड में मोटर बाइक में लगा रहता है या कार में ऊपर की तरफ या राइट में, और रियर व्यू मिरर वो क्या करता है? क्यों ऐसे? उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो 10th में। अब टर्मिनोलॉजी, इसी पर मेन था हमारा फोकस। तो टर्मिनोलॉजी में पोल कहां होगा? मिरर के मिड पॉइंट पे होगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर का सेंटर होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कॉनकेव
कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव, ठीक, तो रेडियस भी हमारा नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए रेडियस पॉजिटिव, और प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत कॉमन पॉइंट सब है। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो उसको क्या कहा, एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सिंपली आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहां ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इमेज कब कहेंगे, जहां से लाइट रेस एमिट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिल रहा है वो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, वो हमारा इमेज बनेगा। आ गया समझ में। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और भी एक पावर एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, एबिलिटी को हम पावर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक। अपर्चर बता दिया, इफेक्टिव डायमीटर, और हमने अभी कहा भी आपको कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको दिमाग में रखना है। अब फोकल प्लेन ए प्लेन पासिंग फ्रॉम फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग फोकल प्लेन कहेंगे। इतने टर्मिनोलॉजी रिपीट हो गया पूरा 10th का। चलिए अब आ जाए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है कि जितने भी आप डिस्टेंसेस ले रहे हैं, यदि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव। एक एग्जाम्पल हम देते हैं जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा मिरर का प्लेन, मिरर का सपोज ये पोजीशन है, यहां से नॉर्मल या आप इसके एक्सिस को भी कह सकते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा इमेज बना, यहां बना। हम अभी कोई बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इमेज को उल्टा दिखाया, इन्वर्टेड दिखाया। आई को हो सकता है हमारा इमेज बन रहा हो इरेक्ट, हम इसको यहीं दिखा रहे हैं, एक इमेजिनेशन। तो इस कंडीशन में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस सारे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस साइन कन्वेंशन नेगेटिव। अब हम ऑब्जेक्ट से इस मिरर का जो डिस्टेंस ले रहे हैं ये यू ले रहे हैं। अब यू को मेजर कहां से करते हैं, मिरर से करते हैं, तो इसको हम मिरर से जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर इमेज यहां बना तो मिरर से इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वी भी हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर 100%। अब इसी को हमने एक जगह पर आपके पीडीएफ के लिए लिख दिया, तो क्या कहता, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हम पोल से ही सारे डिस्टेंस को लेंगे, डिस्टेंस मेजर्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव साइन, ठीक, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव साइन।
फिर लिखा डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। आ गया साइन कन्वेंशन समझ में। अब इसी को एक जगह पर लिख दिया, एक टेबल हमने बना दिया आपके लिए कि जब रियल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज करेगा, तो उस कंडीशन में कॉनकेव मिरर के क्या क्या पैरामीटर जो है उसमें हमने सबका साइन कन्वेंशन लिख दिया जो अभी हम लोगों ने यूज किया। ठीक, अब आ जाए रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये हमको तंग भी करता है कि कब रियल बनेगा कब वर्चुअल बनेगा। अदनान और यश को सब कुछ आता है, रे ऑप्टिक्स के ये लोग एक्सपर्टीज हैं। हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे ये लोग क्लास में और कैजुअल हो गए। घबराइए नहीं, इसमें डेरिवेशन है। उस समय जैसे मैथमेटिकल पार्ट होता था तो क्लास में कल हमको कॉपी चाहिए सबका, कल हमको कॉपी दिखाएंगे सब लोग। अब देखो ध्यान से, एक सपोज प्लेन मिरर, रियल वर्चुअल को समझो। यहां पर ये इसका एक्सिस और इसी पर किसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है ओ। यहां से रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट होंगे, कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। यहां से इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। जहां से रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो रिफ्लेक्टेड रे आ गए। यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये। अब ये यदि हम इसको बैकवर्ड एक जगह पर कहीं भी हम शो करें तो ये लग रहा है कि इसका इमेज यहां पर कहीं फॉर्म किया। अब ये जो इमेज फॉर्म किया तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये डॉटेड लाइन जब एक जगह पर मान लो मिल जाते तो कन्वर्ज कहलाता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए तो डाइवर्ज कहलाता है। इसका मतलब जहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा, एपीएस टू डाइवर्ज, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे, इसलिए ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब जहां देखो ध्यान से एकदम समझ जाओगे, जहां से रे ऑफ लाइट एक तरह से एमिट हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे का रियल ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे कन्वर्ज कर जाए, नॉट एपीएस टू कन्वर्ज, एग्जैक्टली कन्वर्ज, इट इज रियल इमेज। अब इसका उल्टा करो, अब इसका उल्टा करो, यहां पर ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज। अब डॉटेड लाइन से दिखा दो, एपीएस टू कन्वर्ज, क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या हुआ, कन्वर्ज हो रहा है, एपीएस टू डाइवर्ज, एपीएस टू डाइवर्ज, वर्चुअल इमेज। दिमाग में बिठा लो, जहां पर रियली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रियल इमेज, ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्ज, एपीएस टू कन्वर्ज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, एग्जैक्टली कन्वर्ज,
एपीएस टू डाइवर्ज वर्चुअल इमेज। अब आ गया समझ में। अब यहां पर देखो एग्जैक्टली क्या है, छोड़ दो, यहां क्या लिखा हुआ हम ढक दिए, बताओ ये क्या कंडीशन है। एपीएस टू कन्वर्ज क्या कहलाएगा, एपीएस टू कन्वर्ज, जल्दी से बता दो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई जवाब नहीं, इसका एक बिल्कुल सही जवाब था। हाँ? अच्छा तुम लोग ही बोले थे, ठीक। आर्यन तो यार वो इंटेलिजेंट, उसके बाद छोड़, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन का, वो दूसरे प्लैनेट से आया। हाँ चलो अब आ जाओ यहां पर, ढक रहे हैं, बताओ रियल ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एपीएस टू डाइवर्ज क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। गुड, नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पर भी होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एग्जैक्टली कन्वर्ज रियल इमेज। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये क्या हुआ, एपीएस टू डाइवर्ज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली कन्वर्ज तो रियल इमेज। और ये क्या बन रहा है, एपीएस टू कन्वर्ज, एपीएस टू कन्वर्ज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में, 100% सेम कंडीशन। अब तो याद हो गया होगा, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। लास्ट है, यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकले, एग्जैक्टली डाइवर्ज रियल ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हुआ, एपीएस टू डाइवर्ज वर्चुअल इमेज। रियल का जस्ट रिवर्स कर दो। आ गया समझ में। अरे नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है।